नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है, पर अक्सर अनदेखी रह जाती है। हमारा माइक्रोबायोम। हाँ, नमस्कार। ये चर्चा एलेना कॉलिन की किताब 10% ह्यूमन के सारांश पर आधारित है, जो बताती है कि हम शायद उतने इंसान है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। ये विचार ही अपने आप में मतलब चौंकाने वाला है ना? कि हमारे शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा ही हमारी अपनी मानव कोशिकाओं का बना है। हाँ। बाकी 90% तो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वो सब माइक्रोब्स। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से ये समझना कि ये नन्हे अदृश्य साथी हमारे स्वास्थ्य, हमारे मूड, हमारी ऊर्जा, यहाँ तक कि हमारे वजन को कैसे नियंत्रित करते हैं। शुरुआत इस हैरान करने वाले तथ्य से करते हैं कि हमारे शरीर में मानव कोशिकाओं से कहीं ज्यादा, शायद 10 गुना ज्यादा माइक्रोबियल कोशिकाएं हैं। तो क्या हम वास्तव में इंसान से ज्यादा माइक्रोब है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये माइक्रोबायोम आखिर है क्या चीज। हाँ। इसे ऐसे सोचें कि हमारा शरीर एक चलता फिरता ग्रह है जिस पर खरबों सूक्ष्म जीवों की बस्तियां बसी हुई हैं। हमारी त्वचा पर, मुंह में, आंतों में, फेफड़ों में, मतलब लगभग हर जगह। हाँ, और ये सब मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ रह नहीं रहे, बल्कि हमारे लिए लगातार काम भी कर रहे हैं, पाचन से लेकर पोषण तक, है ना? बिल्कुल। इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं जिससे हम खुद नहीं पचा सकते, जरूरी विटामिन्स बनाते हैं, अच्छा, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, और सबसे अहम, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं। कैसे? हाँ, मतलब सिखाते हैं कि असली दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को बार बार, मान लीजिए सर्दी जुकाम लगता है, या खाना ठीक से पचता नहीं, गैस बनती है, या बेवजह एलर्जी हो जाती है, तो हो सकता है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर के इस इकोसिस्टम में गड़बड़ी की वजह से हो। बहुत हद तक मुमकिन है। स्रोत में वो डिनर टेबल वाली बात थी ना? हाँ, वो दिलचस्प थी। 2 अच्छा उदाहरण है। जैसे हम अकेले खाना नहीं खा रहे, हमारे साथ एक पूरी टीम बैठी है जो उस खाने को प्रोसेस करने में मदद कर रही है। अच्छा। कई पोषक तत्व तो हमें मिलती इसलिए हैं क्योंकि ये माइक्रोब्स उन्हें हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। ये वाकई हमारे अनदेखे सहयोगी हैं। पाचन के अलावा एक और कनेक्शन जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है आंत और दिमाग का। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। सही, गट ब्रेन एक्सिस। ये बेसिकली हमारी आंत और हमारे मस्तिष्क के बीच एक सीधा हाईवे समझ लीजिए। हाईवे? हाँ, एक बड़ी नस है, वेगस नर्व, उसके जरिए ये जुड़े हैं और दोनों के बीच लगातार बातचीत चलती रहती है। तो जो आंत में हो रहा है उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, और यहीं पे माइक्रोब्स का रोल आता है। स्रोत में ऐसा कहा गया है कि मूड को नियंत्रित करने वाले केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। मतलब हमारी खुशी और उदासी का कनेक्शन पेट से है। हाँ, काफी हद तक। हमारी आंतों में रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो सेरोटोनिन, हाँ, हैप्पी हार्मोन। बिल्कुल वही सेरोटोनिन, डोपामाइन और जीएबीए जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अच्छा। और ये वही रसायन है जो हमें शांत, खुश या फिर चिंतित या उदास महसूस कराते हैं। तो अगर आंत का माहौल मतलब माइक्रोबायोम गड़बड़ है तो मूड स्विंग्स होना या लगातार चिंता महसूस होना ये लाजमी है। ये तो सोचने वाली बात है। कई बार हम अपनी उदासी या चिड़चिड़ेपन का कारण तनाव या नींद की कमी को मानते हैं। हाँ, अक्सर। लेकिन हो सकता है असली जड़ हमारे पेट में हो। बिल्कुल हो सकता है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि वो जो फीलिंग होती है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो शायद हमारे माइक्रोबायोम के असंतुलन का ही संकेत हो। स्रोत में फीकल ट्रांसप्लांट का भी जिक्र है। हाँ, वो क्या है? उसमें एक स्वस्थ व्यक्ति का माइक्रोबायोम को किसी बीमार व्यक्ति में डालकर इलाज किया जाता है, और कुछ मामलों में इससे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार देखा गया है। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि सीधे माइक्रोबायोम को बदलकर स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाला जा सकता है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि बीमारियों से लड़ने या स्वस्थ रहने की असली चाबी शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही, हमारे माइक्रोबायोम में? स्रोत तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी बाहर से आती है, किसी इन्फेक्शन के रूप में, हाँ, वायरस या बैक्टीरिया से। पर कई बार समस्या अंदरूनी संतुलन बिगड़ने से होती है। हमारा माइक्रोबायोम ही तय करता है कि हम खाए गए भोजन से क्या हासिल करते हैं
वही खाना किसी के लिए पोषण बन सकता है और किसी दूसरे के लिए गैस, एसिडिटी या थकान का कारण। ये सब निर्भर करता है कि उनकी आंतों में कौन से माइक्रोब्स का दबदबा है। और इम्यून सिस्टम वाली बात भी आपने कहा कि माइक्रोब्स इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं। ये कैसे होता है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, देखिए, बचपन से ही हमारा माइक्रोबायोम हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। दोस्त मतलब? दोस्त जैसे भोजन के कण या हमारे अपने फायदेमंद बैक्टीरिया, और दुश्मन मतलब हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया। अच्छा। अगर बचपन में माइक्रोबियल विविधता कम हो या मान लीजिए एंटीबायोटिक्स के कारण अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाएं, तो ये ट्रेनिंग अधूरी रह जाती है। इम्यून सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। और इसी कंफ्यूजन का नतीजा है एलर्जी या ऑटो इम्यून बीमारियां। हाँ। जहां शरीर अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। बिल्कुल, ऑटो इम्यून बीमारियों में यही होता है। शरीर गलती से अपने ही स्वस्थ सेल्स या टिश्यूज को बाहरी हमलावर समझ लेता है। और एलर्जी में इम्यून सिस्टम हानि रहित चीजों जैसे धूल के कण या कुछ खाने की चीजों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है। इन दोनों का संबंध माइक्रोबायोम के असंतुलन से जोड़ा जा रहा है। त्वचा की समस्याओं का भी जिक्र था स्रोत में, जैसे मुहासे, एक्जिमा। क्या इनका भी कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। हमारी त्वचा का भी अपना एक अलग माइक्रोबायोम होता है। अच्छा, स्किन का भी? हाँ जी, त्वचा पर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये हानिकारक कीटाणुओं को दूर रखते हैं और त्वचा का पीएच संतुलन बनाए रखते हैं। और जब ये बिगड़ता है? जब ये संतुलन बिगड़ता है, शायद बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल साबुन के इस्तेमाल से या फिर अंदरूनी गट माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से, तो मुहासे, एक्जिमा या त्वचा में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। समझ गई। और फिर से दिमाग पर लौटते हैं। मूड के अलावा क्या फोकस करने की क्षमता या फैसले लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है? हाँ, क्योंकि सेरोटोनिन जैसे रसायन सिर्फ मूड ही नहीं कंट्रोल करते, ये फोकस, याददाश्त और निर्णय लेने जैसे कॉग्निटिव फंक्शन में भी भूमिका निभाते हैं। ओह। तो अगर आंतों में इनका उत्पादन गड़बड़ है, तो दिमाग के ये फंक्शन भी प्रभावित हो सकते हैं। मोटापे से कनेक्शन के बारे में भी काफी बात हुई है स्रोत में, और वो चूहों वाला प्रयोग तो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, वो प्रयोग वाकई आंखें खोलने वाला था। जब मोटे चूहे की आंत के माइक्रोब्स को एक पतले रोगाणु मुक्त यानी जर्म फ्री चूहे में डाला गया। जर्म फ्री मतलब जिसमें अपने कोई माइक्रोब्स नहीं थे। अच्छा। तो वो पतला चूहा भी मोटा हो गया, जबकि उसका खाना पीना और रहन सहन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा पहले था। अरे, इससे ये मजबूत संकेत मिलता है कि हमारा माइक्रोबायोम ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि शरीर भोजन से कितनी ऊर्जा सोखता है, कितनी चर्बी जमा करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म कितना तेज या धीमा रहता है। तो कुछ बैक्टीरिया फैट बढ़ाने में मदद करते हैं? हाँ, कुछ बैक्टीरिया दूसरों की तुलना में भोजन से ज्यादा कैलोरी निकालने और उसे फैट के रूप में स्टोर करने में ज्यादा माहिर होते हैं। कमाल है। ऐसा लगता है हमारे स्वास्थ्य का लगभग हर पहलू इन नन्हे जीवों से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है ना? और ये रिश्ता तो जन्म से ही शुरू हो जाता है ना? एकदम। बच्चे का पहला माइक्रोबियल संपर्क जन्म के समय ही होता है। स्रोत के अनुसार प्राकृतिक प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा मां के बर्थ केनाल से गुजरते हुए वहां मौजूद लैक्टोबैसिलस जैसे फायदेमंद माइक्रोब्स के संपर्क में आता है। ये उसके शरीर पर बसने वाले पहले मेहमान होते हैं और उसके इम्यून सिस्टम की नींव रखते हैं। और सिजेरियन डिलीवरी में स्थिति अलग होती है? हाँ, सिजेरियन में बच्चा सीधे ऑपरेशन थिएटर के माहौल के संपर्क में आता है। वहां त्वचा और अस्पताल के वातावरण वाले माइक्रोब ज्यादा होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस। तो ये अलग तरह के माइक्रोब्स हैं? बिल्कुल, ये माँ के बर्थ कैनाल वाले माइक्रोब से काफी अलग होते हैं। स्रोत में शोध का हवाला दिया गया है जो बताते हैं कि सिजेरियन से जन्मे बच्चों में आगे चलकर एलर्जी, अस्थमा, टाइप 1 डायबिटीज और मोटापे का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों? संभवतः क्योंकि उन्हें वो शुरुआती फायदेमंद माइक्रोब्स नहीं मिल पाते जो इम्यून सिस्टम को सही दिशा में गाइड करते हैं। हालांकि ये जोर देना जरूरी है कि सिजेरियन डिलीवरी कई बार माँ और बच्चे के लिए चिकित्सीय रूप से अनिवार्य होती है और जीवन रक्षक साबित होती है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, जन्म के बाद स्तनपान की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई है। इसे सिर्फ पोषण नहीं बल्कि माइक्रोबायोम के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा गया है। बिल्कुल सही कहा। माँ के दूध में पोषक तत्वों के अलावा कुछ खास चीजें होती हैं। ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स या HMOs। HMOs? हाँ, ये खास किस्म की शुगर होती हैं जो सिर्फ माँ के दूध में मिलती हैं। और मजे की बात यह है कि बच्चा इन्हें खुद नहीं पचा सकता। तो फिर ये सीधे अच्छे बैक्टीरिया, खासकर बिफिडोबैक्टीरिया का खाना बनती हैं।
ये HMOs बच्चे की आंत में इन फायदेमंद बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। अच्छा। और ये बैक्टीरिया फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और हानिकारक कीटाणुओं को पनपने से रोकते हैं। ये बच्चे के माइक्रोबायोम की स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन आजकल का जो माहौल है, हर तरफ सैनिटाइजर, बहुत ज़्यादा साफ सफाई, बच्चों का मिट्टी और जानवरों से दूर रहना, इसका क्या असर हो रहा है इस सब पर? स्रोत इसे हाइजीन हाइपोथेसिस या स्वच्छता परिकल्पना से जोड़ता है। हाइजीन हाइपोथेसिस। हाँ, विचार ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से विकसित होने के लिए बचपन में अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के संपर्क में आने पर निर्भर करता है। मतलब थोड़ी गंदगी जरूरी है। एक तरह से कह सकते हैं, पारंपरिक जीवन शैली में बच्चे मिट्टी में खेलते थे, जानवरों के आसपास रहते थे, जिससे उन्हें विविध माइक्रोबियल एक्सपोजर मिलता था। ये उनके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता था। और अब संवेदनशील हो जाता है और एलर्जी या ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो एक तरह से हमारी आधुनिक जीवन शैली अनजाने में हमारे माइक्रोबायोम पर हमला कर रही है। इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल भी बड़ा बताया गया है। हाँ, एंटीबायोटिक्स, देखिए, ये बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने के लिए चमत्कारी दवा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बम की तरह काम करती हैं। बम की तरह? मतलब वो दुश्मन बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे दोस्त फायदेमंद बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। हर बार एंटीबायोटिक का कोर्स लेने पर हमारी आंतों की माइक्रोबायोम विविधता यानी वैरायटी कम हो जाती है। और स्रोत कहता है कि ये नुकसान कई बार स्थायी हो सकता है। मतलब कुछ अच्छे बैक्टीरिया शायद कभी वापस ही ना लौटें। ये बिल्कुल संभव है। बार बार या गैर जरूरी एंटीबायोटिक का उपयोग, जैसे वायरल सर्दी जुकाम के लिए। हाँ बिल्कुल, जिस पर वे बेअसर हैं। ऐसा उपयोग माइक्रोबायोम को गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला नुकसान पहुंचा सकता है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, एलर्जी और मोटापे का खतरा बढ़ना, और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ना भी। तो इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बिल्कुल, केवल जरूरत पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह से ही। अत्यधिक सफाई के अलावा हमारे खानपान का क्या असर है, खासकर ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हम खाते हैं? प्रोसेस्ड फूड्स अक्सर फाइबर में बहुत कम होते हैं, और फाइबर क्या है? वो हमारे आंत के अच्छे बैक्टीरिया का मुख्य भोजन है। प्रीबायोटिक जिसे कहते हैं। हाँ, प्रीबायोटिक। जब हम फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज कम खाते हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा खाते हैं, तो हम अपने माइक्रोब्स को एक तरह से भूखा रखते हैं। तो उनकी संख्या कम हो जाती होगी। उनकी संख्या और विविधता दोनों कम हो जाती है। इससे पाचन तंत्र कमजोर होता है। और जैसा हमने पहले बात की, कमजोर पाचन तंत्र का मतलब सिर्फ पेट की गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कमजोर इम्यून सिस्टम, बिगड़ा हुआ मूड, कम ऊर्जा, नींद की समस्या, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। निश्चित रूप से। आधुनिक जीवन शैली ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, ये सच है, लेकिन इसने अनजाने में हमारे माइक्रोबायोम के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसके नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इस सब के पीछे की प्रेरणा एलेना कॉलिन की अपनी कहानी भी है, जो स्रोत में बताई गई है। वो काफी इंस्पायरिंग है। हाँ, एलेना कॉलिन खुद लंबे समय तक कुछ अजीब सी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। बहुत ज्यादा थकान, समझ न आने वाली एलर्जी, कमजोरी, और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था। नहीं, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे। तो एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते और पारंपरिक चिकित्सा से थोड़ी निराशा के बाद उन्होंने खुद ही रिसर्च करना शुरू किया। और उनका ध्यान माइक्रोबायोम पे गया। उन्होंने पाया कि उनके जो लक्षण थे वो माइक्रोबायोम में असंतुलन के क्लासिक संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने अपनी डाइट में काफी बदलाव किए, ज्यादा फाइबर शामिल किया, फर्मेंटेड फूड्स खाना शुरू किया, प्रोसेस्ड चीजें कम की, प्रोबायोटिक्स भी लिए। हाँ, प्रोबायोटिक्स लेना शुरू किया, और उन्होंने अपनी जीवन शैली में भी माइक्रोबायोम फ्रेंडली बदलाव किए। और नतीजा क्या, उन्हें फायदा हुआ? हाँ, उन्हें काफी सुधार महसूस हुआ। उनकी ऊर्जा लौट आई, एलर्जी कम हुई। इसी व्यक्तिगत अनुभव और अपनी गहन रिसर्च ने उन्हें 10% ह्यूमन लिखने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे जो कुछ उन्होंने सीखा वो दूसरों के साथ साझा कर सकें। वाह, उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी स्वास्थ्य समस्याओं का हल स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के दायरे से बाहर अपने शरीर की गहरी समझ में छिपा हो सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हम अपने माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल करने लायक कदम जो स्रोत सुझाता है। हाँ, कॉलिन की किताब कुछ ठोस सुझाव देती है। पहला और शायद सबसे आसान, प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति से जुड़ें मतलब बागवानी करें, अगर मुमकिन हो तो पालतू जानवर रखें, बच्चों को बाहर मिट्टी में खेलने दें। इससे हमें फायदेमंद माइक्रोब्स मिलते हैं जो हमारी विविधता बढ़ाते हैं। अच्छा।
और खाने पीने में क्या बदलाव ला सकते हैं? आपने फर्मेंटेड फूड्स का जिक्र किया था। सही। दही, केफीर, कांजी, किमची, घर का बना अचार, इडली डोसा का खमीर उठा बैटर, ये सब प्रोबायोटिक यानी जीवित फायदेमंद बैक्टीरिया के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। और फाइबर? हाँ, फाइबर बहुत जरूरी है। खूब सारे फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, नट्स, सीड्स और साबुत अनाज खाएं। ये प्रीबायोटिक हैं, यानी हमारे अच्छे माइक्रोब्स का भोजन। उन्हें खाना मिलेगा तो वो पनपेंगे। और जीवन शैली से जुड़े सुझाव, स्तनपान और एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए? यहाँ तक संभव हो स्तनपान को बढ़ावा दें, क्योंकि वो बच्चे के माइक्रोबायोम के लिए बेस्ट स्टार्ट है। और एंटीबायोटिक्स का उपयोग, जैसा हमने कहा, केवल डॉक्टर की सलाह पर और जब वाकई जरूरी हो तभी करें। बेवजह एंटीबायोटिक लेने से बचें। और सफाई का क्या? बिल्कुल साफ सुथरा रहना अच्छा नहीं है? देखिए, सफाई जरूरी है, खासकर हाथों की सफाई, लेकिन हर समय हर चीज को स्टेरिलाइज करने की जरूरत नहीं है। हमें अत्यधिक सफाई और माइक्रोबियल एक्सपोजर के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने की जरूरत है। तो मूल बात संतुलन की है। सफाई और एक्सपोजर के बीच, दवा पर निर्भरता और शरीर की अपनी क्षमता पर भरोसे के बीच, और वो जो सुविधाजनक लेकिन शायद अस्वास्थ्यकर जीवन शैली है और माइक्रोबायोम अनुकूल आदतों के बीच एक बैलेंस बनाना। बिल्कुल, हमें अपने अंदर के इस अनदेखे जटिल इकोसिस्टम का सम्मान करना सीखना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि हमारा माइक्रोबायोम महज कुछ कीटाणु नहीं है। ये हमारी पहचान, हमारे स्वास्थ्य और शायद हमारे अस्तित्व का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, सेहत के बारे में सोचते समय हम इस अंदरूनी दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव, हम क्या खाते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, ये सब हमारे माइक्रोब्स को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने माइक्रोब्स की देखभाल करना एक तरह से अपनी ही देखभाल करना है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारा मूड, हमारी सेहत, यहाँ तक कि हमारा वजन भी काफी हद तक हमारे अंदर बसे इन नन्हे जीवों पर निर्भर करता है, तो क्या भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य या मोटापे का इलाज सिर्फ दवाइयों या थेरेपी से होगा, या फिर हमारे माइक्रोबायोम को समझकर उसे बदलने से? इस अनदेखी दुनिया को समझना शायद सेहत की देखभाल का सबसे बड़ा अगला कदम हो सकता है।